हाँ जी, ये इक्विलिब्रिया जो है हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस जो है ये डिस्कस किया था। तो सिंपली कॉन्जुगेट पेयर्स क्या है कि वंस एन एसिड लूजेस प्रोटॉन, तो द नेगेटिव आयन व्हिच वी गेट इज कॉन्जुगेट। फॉर एग्जांपल HCl एसिड है, तो Cl माइनस जो है इज द कॉन्जुगेट ऑफ HCl। Similarly, if water is acting as a base, if it is acting accepting proton, तो once it accepts proton, it becomes a conjugate acid। ठीक है, तो ये हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो हैं ये लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तो जैसे मतलब अब आप सिंपल इसको जो है वो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, एसिड बेस पेयर्स, तो किसी भी एसिड का अगर आप कॉन्जुगेट पेयर देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जी एसिड है HCl, तो द कॉन्जुगेट ऑफ एसिड would have one less proton present in it. For example, HCl का जो conjugate है is Cl minus, तो इसमें एक प्रोटॉन लेस होगा। ठीक है, द कॉन्जुगेट ऑफ एसिड, सिंपल आप इसको ध्यान में रख सकती हैं कि द कॉन्जुगेट conjugate of acid will have one less proton present। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2SO4, तो H2SO4 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? द कॉन्जुगेट ऑफ H2SO4 वुड बी, आप इसमें से एक प्रोटॉन कम कर देंगे तो HSO4 माइनस वुड बी द कॉन्जुगेट ऑफ H2SO4। So the conjugate of acid will have one less proton present in it, and number two, it has one more negative charge on it। इस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे HCl पे चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज जीरो, और Cl पे -1। H2SO4 ओवरऑल चार्ज जीरो, HSO4 पे ओवरऑल चार्ज -1, तो इट हैज वन मोर नेगेटिव चार्ज ऑन इट, वन मोर नेगेटिव चार्ज ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HSO4 की बात करें, बिकॉज वी नो कि HSO4 कैन ऑल्सो डोनेट प्रोटॉन, ऑल्दो इट्स अ वीक एसिड, बट इफ इट लूजेस प्रोटॉन, तो इसमें से एक प्रोटॉन और कम हो जाएगा, दिस बिकम्स SO4, और -1 से चार्ज क्या हो जाएगा? -2। सो इफ HSO4 is acting as an acid, if it is acting as an acid, then SO4 2 minus is conjugate base, so it has one less proton present in it, and its charge is also increased by -1। ठीक है, तो ये दो चीजें हम कॉन्जुगेट के लिए कह सकते हैं कि एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा, दिस वुड हैव वन लेस प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट, और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक वन मोर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन इट। हाँ जी, क्लियर है ये बात? ठीक है, सेम गोज टू base and conjugate acid। For example, if we have NH3 as a base present, तो बेस में क्या होगा? इट हैज वन मोर प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। अमोनिया का बेस क्या हो जाएगा? NH4 प्लस, so it has one more H ion present in it। If this is acting as a base accepting proton, then it will be conjugate acid। So हम कह सकते हैं कि the conjugate of an acid, sorry, the conjugate of a base will have one more proton present in it, and one more plus one charge, one more plus one charge। So you can see कि अमोनिया पे चार्ज जीरो है और अमोनियम आयन पे चार्ज कितना है? +1। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से ethylamine, CH3NH2 is a weak base, and once it accepts proton, it becomes CH3NH3 plus, so it has one more H plus ion, and it has a +1 charge on it। तो ये जो सिंपल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, आई थिंक कि ये क्लियर हो गई होगी बात आपको। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, अब देखें, अब इसमें एक स्टेप हम आगे चलते हैं। ये तो हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ऑल्दो ये
इस तरह से नेमिंग आपको बहुत कम पेपर से मिलेगी, बट ये थोड़ा इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए. लेट सपोज हम कहें कि इफ इथेनॉइक एसिड इज अ वीक एसिड, CH3COOH reacts with H2O, बिकॉज ये वीक एसिड है तो हमने रिवर्सिबल एरो, याद रखिएगा वीक एसिड की जो आयनाइजेशन है इज रिप्रेजेंटेड बाय रिवर्सिबल एरो. उसका रीजन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इथेनॉइक एसिड प्लस H2O गिव्स, इट विल डोनेट प्रोटॉन. ठीक है, इट विल डोनेट ये जो H प्लस, दिस H विल बी एक्सेप्टेड बाय वाटर, सो वी गेट CH3COO minus plus H3O plus. So that means in this reaction, ethanoic acid is acting as an acid. So its negative ion would be the conjugate base. Water is acting as a base. That means its positive ion is conjugate acid. Okay, and acid conjugate acid base pairs, they can also be named in this way as well. Like this acid, we can also call it acid 1. Acid 1. Then its conjugate would be base 1. Okay, if ethanoic acid is acid 1, then its conjugate would be base 1. And water, then water would become base 2. Base 2, and its conjugate will become acid 2. ठीक है, तो ये एसिड 1 बेस 1 पेयर्स कहलाते हैं. आप इसको इस तरह से भी नाम दे सकती थी. फॉर एग्जाम्पल, आप इसको इथेनोइक एसिड को एसिड 2 कह देते. अगर ये एसिड 2 होता तो देन इट्स कॉन्जुगेट वुड बी बेस 2, देन वाटर वुड बी बेस 1, एंड हाइड्रोनियम आयंस वुड बी एसिड 2. ये एसिड 1. ठीक है, आप इसको इस तरह से भी नाम दे सकती हैं. क्लियर है ये? यानी हम इसकी जगह पे इफ वी कॉल इट एसिड 2, देन दिस बिकम्स बेस 2, देन वाटर क्या कहलाएगा, बेस 1, और इसका कॉन्जुगेट एसिड 1. तो एमएस में दोनों तरह से आपको आंसर मिल सकता है. ठीक है, आप दोनों तरह से इसको नेमिंग दे सकती हैं. ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए एसिड 1 बेस पेयर, बेस 1 पेयर्स की फॉर्म में किस तरह से नाम दें. जी क्लियर है ये? ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखें कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट जो है वो उतना ही वीक होगा, या आप कह लें कि उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हाईली स्टेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आपको याद होगा कि इफ एन एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच completely ionize is strong acid. For example, HCl is a strong acid, H2SO4 is a strong acid, HNO3 is a strong acid, HBr is a strong acid. So they completely ionize. And weak acid क्या है? Weak acid which partially ionize. For example, organic acids are weak acids. Carbonic acid is a weak acid. Isocyanic acid, or HCN, hydrogen cyanide, is a weak acid. Isocyanic acid is a weak acid. HSO4 minus is a weak acid. So these are weak acids. ठीक है, तो weak acids which partially ionize. अच्छा, अब इसमें ध्यान में रखें कि if an acid is strong, then its conjugate would be weak. Let's say HCl है. HCl is a strong acid. तो इसका जो conjugate होगा Cl minus. If HCl is strong acid, then its conjugate would be weak base. ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो उतना ही वीक. ठीक है जी. तो यानी सिंपल आपने इसमें ध्यान में रखना है कि इफ एन एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी वीक. इफ एसिड is strong, then its conjugate will be weak.
और जितना वीक कॉन्जुगेट होगा मतलब उतना स्टेबल नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो Cl माइनस होगा इट वुड बी अ स्टेबल आयन, तो इसमें प्रोटॉन गेन करने की जो एबिलिटी होगी अ, वो काफी कम होगी। तो इस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो रिएक्शंस होंगे ये नॉर्मली इरिवर्सिबल होंगे। ठीक है, तो दी आयनाइजेशन ऑफ strong acid will be irreversible, irreversible। यानी सपोज अगर हम HCl को वाटर में ऐड करते हैं, if HCl is added into water we get Cl minus plus H3O plus। ठीक है, although Cl minus is a conjugate base, ठीक है, HCl acid है, Cl minus is conjugate base, बट हम कह रहे हैं कि ये जो Cl minus है ये स्टेबल आयन है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है बट वीक है, तो इसके प्रोटॉन गेन करने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। तो एस ये जो रिएक्शन होगा दिस वुड बी वन साइडेड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन ना होने के बराबर होगा। बट अगर एसिड वीक है, इफ कॉन्जुगेट एसिड इज वीक, फॉर एग्जांपल वी हैव इथेनॉइक एसिड CH3COO, जितना वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही स्ट्रांग होगा, या आप कह लें कि अनस्टेबल होगा। तो इथेनॉइक एसिड व्हेन इट इज एडेड टू वाटर it will lose proton to water, we get CH3COO minus plus H3O plus। Now ethanoic acid is a strong base, reason ethanoic acid is weak acid। ठीक है, ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये अनस्टेबल होगा, तो ये प्रोटॉन गेन करेगा, एंड वंस इट गेन्स प्रोटॉन बैकवर्ड रिएक्शन होगा, एंड दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो द ionization of weak acid is reversible in nature, is reversible in nature। ठीक है, तो वीक एसिड की आयनाइजेशन जब भी लेंगे, फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाएगा जी राइट द आयनाइजेशन इक्वेशन फॉर carbonic acid, so carbonic acid H2CO3 when it is added to water it partially ionizes to give 2H plus CO3 2 minus, right? So कार्बोनिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है दैट्स वाई इसकी जो आयनाइजेशन है ये रिवर्सिबल होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये? तो ये ध्यान में रखिएगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही वीक होगा, और जितना वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम, लेट सपोज अगर हम वाटर की बात करें, क्योंकि देखिए वाटर हमने देखा कि व्हेन वी ऐड वाटर एसिड इनटू वाटर, वाटर बिहेव्स लाइक बेस, like a proton acceptor, and when we add base into water it acts as a proton donor, so water can act both as proton acceptor and proton donor। Water can act both as proton donor and acceptor। So based on this thing, let's say if we have just water, ठीक है, वी हैव बीकर प्रेजेंट जिसमें आपके पास लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो मौजूद है। ठीक है, लेट्स से ये बीकर है और इसमें वाटर जो है वो मौजूद है। तो वाटर जो है ये ऑन इट्स ओन वी नो दिस थिंग कि वाटर इज अ बैड आयनाइजर, ये इसमें से करंट पास नहीं होता अगर प्योर वाटर हो। ठीक है, डीआयोनाइज्ड वाटर हो। बट लेट्स से कि इफ वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, so these water molecules they would have some sort of kinetic energy and they would be moving around। ठीक है, let's say ये water molecules हैं, so these water molecules they would be continuously moving। ठीक है, और ये आपस में भी टकरा रहे होंगे। तो let's suppose कि when they collide with each other, when one water molecule, let's say if we have this one water molecule H2O and this is another water molecule। ठीक है, अब ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ना इसके चांसेस बहुत कम होंगे, वो आगे चल के आप वैल्यूज भी देख लेंगे, बट फिलहाल जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो लेट्स से ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव,
तो लेट्स से दिस मॉलिक्यूल ए कोलाइड्स विद मॉलिक्यूल बी, तो मॉलिक्यूल ए हैज लोन पेयर्स अवेलेबल ऑन ऑक्सीजन, और क्योंकि इस हाइड्रोजन पे, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो व्हेन दीज टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ए कोलाइड विद मॉलिक्यूल बी, तो इट कैन हैपन कि मॉलिक्यूल ए का जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी होता है, बट लेट सपोज कि अगर ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली कोलाइड करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल, वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डोनेट्स, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल बी इज एक्टिंग एज प्रोटॉन donor, and this water molecule A is acting as proton acceptor। ठीक है, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ प्रोटॉन डोनर एक्ट कर रहा है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा कि वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल लूज प्रोटॉन, लेट्स सपोज के इसने प्रोटॉन लॉस कर दिया, दिस इज ओनली लेफ्ट विद ओ एच माइनस, प्लस ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दिस विल एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन, एंड दिस बिकम्स H3O प्लस। तो वाटर में आयनाइजेशन होगी, वाटर जो है ये आयंस में ब्रेक हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन लॉस किया और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन गेन किया। ठीक है, बट वी नो दिस थिंग कि वाटर जो है इज नॉट अ वेरी गुड आयोनाइजर, तो इसका मतलब ये वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो ये जो कॉन्जुगेट होंगे ये स्ट्रांग होंगे, यानी आप कह लें कि दिस वुड बी अ स्ट्रांग एसिड एंड दिस वुड बी अ स्ट्रांग बेस। तो जैसे ये H3O प्लस और OH माइनस बनेंगे, तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, H3O प्लस जो है ये प्रोटॉन लूज करेगा, OH माइनस प्रोटॉन गेन करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, एंड वी अगेन वी गेट बैक आवर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी वुड हैव अनआयोनाइज्ड वाटर प्रेजेंट, बिकॉज ये वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो आपके पास आयंस की क्वांटिटी काफी कम होगी। तो एट इक्विलिब्रियम वी वुड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बट क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, सो दैट मीन्स हम इसके लिए केसी की एक्सप्रेशन बना सकते हैं। बेटा ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, ये क्लियर है जो अभी तक बात की है मैंने? तो अभी क्योंकि ये वीक एसिड है, वाटर जो है वो वीक एसिड है और आप कह लें कि वीक बेस है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, तो वी कैन राइट एन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं, और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगी कि Kc would be equal to concentration of product upon water, concentration of product upon reacted। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ये आयंस है, तो Kc would be equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus upon concentration of water, और 2 मोल्स है तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। बट वी नो दिस थिंग कि वाटर इज नॉट अ वेरी गुड आयोनाइजर, so that means के concentration of water will remain constant थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, एज वाटर इज नॉट अ वेरी गुड आयनाइजर, तो आप कह सकते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, जितनी स्टार्ट में होगी इक्विलिब्रियम पे भी तकरीबन उतनी ही होगी। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। तो इसको हम सिंपल फिर इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसकी स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, सेम ही होगी, तो इसमें कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज नहीं आ रहा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड इसकी जगह पे, स्क्वायर की जगह पे सिंपल हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, सो इस कांस्टेंट को हम Kc के साथ ले जाते हैं, विच इज आल्सो अ कांस्टेंट, सो दिस बिकम्स Kc into concentration of water is equals to concentration of H3O plus concentration of OH minus, and this product of Kc and concentration of water, we get a new constant। ठीक है, यहां से आपको एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, विच वी कॉल्ड, ठीक है, तो ये जो न्यू कांस्टेंट है दिस वुड बी कॉल्ड Kw, वी कॉल इट Kw, which is equals to concentration of H3O plus concentration of OH minus। ठीक है, एंड ये तो सिंपल Kw की एक्सप्रेशन होगी। अब Kw है क्या, दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है,
सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको सिंपली आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर। देखें, वाटर में कौन से आयंस मौजूद हैं? H3O प्लस, OH माइनस। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर at equilibrium। ठीक है, at equilibrium the product of the ions present in water, that is called ionic product of water, represented by Kw। ठीक है, तो Kw को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि Kw is equals to concentration of H plus, concentration of OH minus। बिकॉज हाइड्रोनियम आयंस और H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन सेम ही होगी, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या बन रहे हैं? H प्लस आयन, और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल गेन करके हाइड्रोनियम आयंस पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक्सप्रेशन ऐसे लिख दें या एक्सप्रेशन ऐसे लिख दें, दोनों ही करेक्ट है। हाँ जी, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझ में आया क्या है? ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो गया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम वाटर में जो आयंस का प्रोडक्ट होगा, इसको आप क्या नाम देंगे? Kw। अच्छा, और नेक्स्ट थिंग कि व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ Kw? हाँ जी, Kw का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ Kw। मोल स्क्वायर DM माइनस 6, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि Kw इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू आयंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, इसका यूनिट क्या हो गया? दिस वुड बी मोल्स per dm cube। Concentration of hydroxide ion, this is again moles per dm cube. So unit would be mole square dm minus 6। So this would be the unit of Kw। ठीक है, ये जस्ट सिंपल आपने Kw को डिफाइन कर दिया। अच्छा, अभी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ Kw, बिकॉज Kw जो है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ Kc। आपने Kc से ड्राइव किया है, और आपको याद होगा Kc जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो likewise Kw is also temperature dependent, so the value of Kw is temperature dependent। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ Kw इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हम कहते हैं कि Kw की जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है। तो फॉर वाटर अगर हम बात करें, तो फॉर वाटर Kw, इसको आपने एक्सप्रेशन इसकी क्या बनाई कि Kw इज इक्वल्स टू, it is Kw is equals to concentration of H3O plus, concentration of OH minus, and the value of Kw at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पेपर में गिवन होगी, ठीक है? तो at 25 डिग्री सेंटीग्रेड the value of Kw would be, अच्छा जी, तो at 25 degree centigrade the value of Kw would be 1 into 10 raised to power minus 14 मोल स्क्वायर dm minus 6। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kw at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 into 10 raised to power minus 14 मोल स्क्वायर माइनस dm 6। और ये वैल्यू पेपर में गिवन होगी। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, ऑब्वियसली ये वैल्यू भी चेंज होगी। और दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, यानी दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर, बट स्टिल वी से कि जी वाटर न्यूट्रल होता है। तो मतलब वाटर में आयंस मौजूद हैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर, ऑल्दो बहुत कम है बट स्टिल मौजूद है। तो इसका मतलब वाटर में H आयंस भी हैं, वाटर में OH आयंस भी हैं, बट स्टिल वाटर इज न्यूट्रल।
तो वाटर न्यूट्रल क्यों है, उसका रीजन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ एच आइंस would be equal to the concentration of OH ions, या आप कह लें concentration of H3O plus would be equal to, क्योंकि जितने H3O plus बनेंगे उतने ही OH माइनस बनेंगे। सेम जैसे अभी हमने ऊपर इक्वेशन में देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो इसका मतलब जितने एच आइन बनेंगे उतने ही ओ एच आइंस बनेंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आइन, दैट मींस सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो अब ये आइंस का प्रोडक्ट जितना भी हो प्योर वाटर में, क्योंकि एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन हमेशा बराबर रहेगी, जितने एच आइन होंगे उतने ही ओ एच आइन होंगे। दैट्स व्हाई प्योर वाटर विल ऑलवेज बी न्यूट्रल अनटिल अनलेस कि आप उसमें कोई एसिड ऐड करके एच आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ाएं। ठीक है, तो देन इट वुड चेंज इट्स नेचर। बट इफ इट इज प्योर वाटर, इफ इट इज डीआयोनाइज्ड वाटर, तो उसमें जितने एच आइंस होंगे उतने ही ओ एच आइंस होंगे, और वाटर की जो नेचर होगी वो न्यूट्रल होगी। तो हम कहेंगे if the concentration of H ion increases, if the concentration of H ion is greater than the concentration of OH minus, then it would be acidic. If the concentration of H ion is less than the concentration of OH ions, that means कि OH ion की concentration बढ़ गई, तो now the solution would be basic. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है जी, तो ये जो सिंपल हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिफाइन किया। अच्छा अब देखें, अब सिंपल इसमें एक क्वेश्चन है आपसे। लेट्स से मैं कहता हूं कि द आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये जो भी हमने इक्वेशन लिखी थी H2O, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। H2O ब्रेक्स टू गिव H प्लस एंड OH माइनस। आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो दोनों इक्वेशंस एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो हम इसको जरा फिलहाल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि दी डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज, delta H for this reaction is positive। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या है कि प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ KW at a high temperature। मतलब वी नो दिस थिंग कि KW is 1 into 10 raised to power minus 14 at 25 degree centigrade, but they are asking to predict the value of KW at a high temperature। ठीक है, अब प्रिडिक्ट आपने क्या करनी है कि will it be higher than KW at 25 degree centigrade? Will it be lower than the KW at 25 degree centigrade, or it remains same, no change? हाँ जी, क्या आंसर होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे KW के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? KW की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? एंड एक्सप्लेन योर आंसर। हाँ जी, KW की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर? हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है? what would be the effect on the value of KW if we increase the temperature? यानी सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप देखें यहाँ पे तो डेल्टा H जो है ये पॉजिटिव है। डेल्टा H जो आपको दी गई है, दिस डेल्टा H इज पॉजिटिव। दैट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया? अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, चले, H2O decomposes to give H plus and OH minus। तो अब डेल्टा H इज नेगेटिव,
इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। नाउ इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी, क्वेश्चन कहता है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? मोर एंडोथर्मिक रिएक्शन विल अकर। यही पढ़ा है ना हमने, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल मोर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स के, और एंडोथर्मिक रिएक्शन इस केस में क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है, तो मीन्स के मोर आयनाइजेशन वुड अकर, मोर आयनाइजेशन विल अकर। जितना ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड है, आयनाइजेशन है, तो दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन एंड ओएचाइन विल इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन एंड ओएचाइन विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमें मालूम है कि के डब्ल्यू की एक्सप्रेशन क्या है? के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आई। तो इफ दिस प्रोडक्ट इंक्रीज दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज। तो द कंसंट्रेशन ऑफ एच आई एंड ओ एच आई विल इंक्रीज एंड देयरफॉर के डब्ल्यू विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आई है? जितनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी, आयंस का प्रोडक्ट बढ़ेगा, आयंस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी जी। समझ आई है बेटा बात? ठीक है, तो अब ये बताएं कि सोल्यूशन की नेचर पे कोई इफेक्ट आएगा? कि सोल्यूशन स्टिल न्यूट्रल होगा या एसिडिक या बेसिक हो जाएगा? हाँ जी, सोल्यूशन की नेचर पे कोई चेंज आएगा या इट विल रिमेन द सेम? केसी की वैल्यू, के डब्ल्यू की वैल्यू तो बढ़ गई, बट इससे सोल्यूशन की नेचर पे कोई इफेक्ट आना है या नहीं? सोल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल, क्योंकि देखें अभी हमने बात की थी कि आप जितनी भी प्रोडक्ट बढ़ा लें, अगर ये सिर्फ वाटर है तो इसका मतलब एच आइन की भी वैल्यू बढ़ रही है और ओ एच आइन की भी, और दोनों सेम वैल्यू। जितने, जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट ब्रेक्स इट गिव्स वन एच आइन एंड वन ओ एच आइन। तो इसका मतलब एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन जो है ये हमेशा सेम रहेगी, आप जितना भी बढ़ा लें। द कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन विल ऑलवेज रिमेन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आइन, अनटिल अनलेस कि आप इसमें कोई एसिड या बेस ऐड करें। वो आपने नहीं किया, आपने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है, तो उससे इन आइंस के बढ़ने, बनने की जो आपके लिए की जो स्पीड है वो बढ़ गई है, बट दी रेशियो इन विच दे आर आयनाइजिंग वो तो सेम ही रहेगा ना। तो द कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन एंड ओएचाइन विल रिमेन सेम एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे एचाइन और ओएचाइन की कंसंट्रेशन बराबर ही रहेगी, दैट मीन्स द सॉल्यूशन विल स्टिल रिमेन न्यूट्रल। आपके लिए वाटर विल स्टिल रिमेन न्यूट्रल, आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें वाटर न्यूट्रल ही रहेगा, अनटिल अनलेस कि आप उसमें कोई चीज ऐड करें, कोई एसिड या बेस। तो एच आइन और ओ एच आइन का जो प्रोपोर्शन है, जो सेम रेशियो है, वो डिस्टर्ब हो, तो फिर सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक होगा। बट जब तक प्योर वाटर है इट विल रिमेन्स न्यूट्रल। जी, क्लियर है ये बात? ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली के डब्ल्यू की, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब जरा आते हैं हम पीएच के कॉन्सेप्ट पे। पीएच आप पढ़ते आ रहे हो लेवल से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। अच्छा, अब पीएच जो है इसको अगर हम डिफाइन करें तो पीएच बेसिकली क्या है? ये ग्रीक टर्म है, प्लूवियल हाइड्रोजन कहलाता है, बस सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द, इट इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। इट इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो ये बेसिकली पीएच स्केल है
and the value on a scale will give us an idea about the nature of the solution. So it indicates the acidic or basic nature of a solution, that how acidic a solution is or how basic a solution is. And the pH scale, it has values from 0 to 14. pH scale has values from 0 to 40. ठीक है, तो ये आपके पास pH स्केल जो है, let's say this is pH scale. ठीक है, तो starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So we know this thing कि जी below 7 it is acidic, this is acidic, and above 7 this is base, and 7 is neutral. If the pH of a solution is 7, that means it is neutral. So 7 is where the concentration of H ion, if pH is 7, यानी आप simple ये ध्यान में रख सकते हैं कि if pH is 7, that means the concentration of H ion is equals to the concentration of OH ions. जितनी H ion की concentration है उतनी ही OH ion की concentration, if the pH is 7. If it is below 7, if pH is less than 7, that means concentration of H ion is greater than the concentration of OH minus. And if pH is greater than 7, 8, 9 or 10, so that means the H ion concentration is less than the concentration of OH minus. ठीक है, फिर इंडिकेटर्स के कलर्स होते हैं डिफरेंट पीएच पे, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. बट मेन चीज अभी जो हमने बात करनी है वो है कि हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है जी, हाउ टू कैलकुलेट द pH of a solution. ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है pH को कैलकुलेट करने का, कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. ठीक है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. लॉग की वैल्यू आपको आपके कैलकुलेटर में मिल जाएगी, आपने जस्ट लॉग प्रेस करना है और जो भी वैल्यू है वो लिख के और आंसर प्रेस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, ये बेस 10 होता है तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप जस्ट सिंपल नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H आयन लिख दें, काफी है. ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है. तो लेट्स सपोज इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स से मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, calculate the pH of a solution of hydrochloric acid whose concentration is 0.01 moles per dmq. ठीक है जी, तो ये आपके पास कोई सोल्यूशन है, किसका, HCl का सोल्यूशन है. ठीक है, HCl का सोल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो HCl का सोल्यूशन है और सॉरी कंसंट्रेशन गिवन है, हमें पीएच फाइंड आउट करनी है. अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो कंसंट्रेशन गिवन है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट करें तो ये जो कंसंट्रेशन गिवन है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. और पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन. सो वी नीड कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन. ठीक है, और आपके पास गिवन क्या है, एसिड की कंसंट्रेशन. तो आपको एच आइंस की कंसंट्रेशन चाहिए, बट आपको मालूम होगा कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so that means it will completely ionize. So when HCl ionizes, we get H plus plus Cl minus. So that means HCl और H ion, क्योंकि ये strong acid है तो the concentration of HCl would be equal to the concentration of H ion. Strong acid है ना, तो completely ionize होगा. इसका मतलब if the concentration of HCl is 0.01, the concentration of H ion would also be 0.01. दोनों सेम होंगे. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम ये assumption ले सकते हैं कि जितना एसिड होगा H आयन भी उतना ही बनेगा. समझ आइए बात. हाँ जी, ये क्लियर है. ठीक है,
तो अब अगर हम सिंपल वैल्यूज पुट करें, एच आइन की कंसंट्रेशन जो है वो अगर हम पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा कि पीएच इज इक्वल्स टू, pH is equals to negative log concentration of H ion is 0.01। और इसको सॉल्व करें, बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, लॉग ऑफ 0.01, और जो भी आंसर आएगा, जी 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो द नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01 दैट वुड बी +2, so the pH of solution is +2, so this is the pH of a solution of hydrochloric acid whose concentration is 0.01। ठीक है। तो ये तो जस्ट सिंपल आपने देख लिया कि जी हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज जरा इसमें नोट कीजिएगा बेटा, ये हम पहले जब भी हम के डब्ल्यू की बात कर रहे थे इससे रिलेटेड है कि के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आइंस। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जी लेट से अभी ये पीएच की कैलकुलेशंस के साथ ही चल रहा है टॉपिक, ये सब टॉपिक एक दूसरे के साथ मतलब आप कह लें कि ये एक लिंक में है। तो वी नो दिस थिंग कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड the value of Kw is 1 into 10 raised to power minus 14 mole square dm minus 6। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मालूम है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि जी कैलकुलेट द वैल्यू और द कंसंट्रेशन, calculate the concentration of H ions in water at 25 degree centigrade। हाँ जी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन और व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ एच आइंस प्रेजेंट इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में एच आइंस की कंसंट्रेशन क्या होगी। अच्छा देखिए बेटा, इसमें आपने क्या करना है, यानी हमें मालूम है कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1 into 10⁻⁻14। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं इक्वेशन को, तो वी नो कि के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू concentration of H ion and concentration of product of concentration of H ion and concentration of OH ion। ठीक है, एंड वी नो दिस थिंग कि इन वाटर, वाटर में क्या है, H2O जब आयोनाइज होगा तो we get H plus and OH minus, that means in water concentration of H ion would be equal to concentration of OH minus ion। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, KW इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H ion स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है ये। हाँ जी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, समझ आ रहा है ये। देखिए ना, हम कह रहे हैं कि वाटर में जितने एच आइन होंगे उतने ही ओ एच आइन होंगे, क्योंकि जब वाटर ब्रेक होगा तो एक एच आइन बनेगा और एक ओ एच आइन बनेगा, यानी पानी में एच आइन और ओ एच आइन की जो क्वांटिटी है ये हमेशा बराबर रहेगी। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक एच आइन एक ओ एच आइन बनेगा, अगर दो वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो दो ये बनेंगे दो ये बनेंगे, तीन वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो तीन ये बनेंगे तीन ये बनेंगे, मतलब जितने एच आइन होंगे हमेशा उतने ही ओ एच आइन होंगे। तो बजाय इनको अलग अलग लिखने के हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन स्क्वायर, एक ही बात है। हाँ जी, अब समझ आई ये बात। ठीक है, तो ये आपने इसको इक्वल कर दिया, और मुझे के डब्ल्यू की वैल्यू मालूम है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, दिस इज 1 into 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, सो दिस बिकम्स 1 into 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन स्क्वायर। अब मुझे फाइंड क्या करनी है, एच आइन की कंसंट्रेशन, तो क्योंकि इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, square root on both sides, this would be concentration of H ion square is equals to 1 into 10 raised to power minus 14 square root। So concentration of H ion in water would be equal to 1 into 10 raised to power minus 7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, so this would be the answer, this is the concentration of H ions in water।
मोल्स पर डीएम क्यूब। जी, समझ आई ये बात? यानी प्योर वाटर में एच आई की कंसेंट्रेशन कितनी है? 1 × 10⁻⁻⁷। तो ओ एच आई की कितनी होगी? व्हाट वुड बी द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर? सेम होगी। ठीक है, बिकॉज अभी आपने कहा कि दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर होती है, सो दैट मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन्स इन वाटर, that would also be equal to 1 × 10⁻⁻⁷ मोल्स पर डीएम क्यूब। और अगर आप दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जैसे के डब्ल्यू की वैल्यू थी जो भी हमारे पास थी, कि कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइंस, प्रोडक्ट ऑफ एच आइंस इनटू ओ एच आइंस, तो एच आइन की कंसेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷, ओ एच आइन की कंसेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 1 × 10⁻⁴। so that's why the value of kw is this। ठीक है जी। तो एट 20, दिस इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, ऑब्वियसली ये वैल्यूज चेंज होंगी, बट ये बराबर रहेंगी, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल। हाँ जी, इसमें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन?